नमस्कार। आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के एक बहुत ही मशहूर और गहरे उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, तो हम इसके जो मुख्य विचार हैं, किरदार हैं और इसकी जो थोड़ी जटिल कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है रोडियम रास्कोलिनकॉव, वो सेंट पीटर्सबर्ग का एक पूर्व छात्र है। हाँ, जो बहुत गरीबी में जी रहा है और जिसके दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। बिल्कुल, और उसके दिमाग में एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है कि कुछ खास लोग होते हैं, असाधारण लोग, जैसा वो उन्हें कहता है। हाँ, असाधारण लोग जो समाज की भलाई के लिए उसके हिसाब से नैतिक नियमों को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि वो सोचता है अपराध भी कर सकते हैं, हत्या भी। और यहीं से मतलब कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। बिल्कुल, वो अपने इसी सिद्धांत को परखना चाहता है और इसके लिए वो एक भयानक कदम उठाता है। क्या करता है वो एक बूढ़ी साहूकारा है, एलोना इवानोवना, जिसे वो लालची और समाज पर बोझ समझता है, उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर देता है। ओह! लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एकदम अप्रत्याशित रूप से उसी वक्त साहूकारा की बहन सीधी साधी सी लिजावेता वहां आ जाती है। तो रास्कोल्निकोव घबरा जाता है और वो लिजावेता को भी मार डालता है। बाप रे, मतलब एक दोहरा हत्याकांड। जी। तो इस भयानक घटना के बाद क्या होता है? रास्कोल्निकोव का जीवन कैसे बदलता है? देखिए, वो फौरन बाद ही भयानक रूप से बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार आता है, वो बेहोशी की हालत में रहता है। शायद अपराध बोध के कारण? बिल्कुल, अपराध बोध, डर और एक भयानक मानसिक तनाव उसे घेर लेता है। वो लगभग पागल सा होने लगता है। और इसी मुश्किल दौर में उसकी जिंदगी में एक और अहम किरदार आता है, सोनिया मार्मेलादोव। सोनिया, हाँ बताइए उसके बारे में। सोनिया एक ऐसी जवान लड़की है जो अपने शराबी पिता और सौतेली माँ के परिवार को पालने के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हो गई है। ओह, दुखद। हाँ, लेकिन उसके हालात के बावजूद उसमें एक गहरी पवित्रता है, ईसाई करुणा है। वो रास्कोल्निकोव के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी बन जाती है। अच्छा, और पुलिस का क्या? कोई शक नहीं करता उस पे? शक तो होता है, खासकर एक जांच करता है, पोर्फिरी पेट्रोविच। वो बहुत चालाक है। उसके पास सबूत हैं? सीधे सबूत तो नहीं है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। वो रास्कोल्निकोव से लंबी लंबी बातें करता है, उसे बातों में उलझाता है। एक तरह का माइंड गेम। हाँ बिल्कुल, वो रास्कोल्निकोव के अहम को, उसके सिद्धांत को कुरेदता है ताकि वो खुद ही टूट कर सच उगल दे। और रास्कोल्निकोव वो क्या कर गया इस दौरान? वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। एक तरफ उसका वो असाधारण व्यक्ति वाला सिद्धांत है जिसे वो सही साबित करना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका अपना ज़मीर है, उसका अपराध बोध जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो कबूल करने और अपने सिद्धांत का बचाव करने के बीच झूलता रहता है। ये तो बहुत बड़ी कश्मकश है। जी, और इस कश्मकश से निकलने में उसकी मदद करती है सोनिया। सोनिया कैसे? सोनिया की जो अटूट धार्मिक आस्था है, उसका जो निस्वार्थ प्रेम है, वो रास्कोल्निकोव को रास्ता दिखाता है। वो उसे समझाती है कि पछतावा और कबूलनामे से ही मुक्ति मिल सकती है। और क्या वो मान जाता है? हाँ, आखिरकार सोनिया उसे कबूल करने के लिए मना लेती है। वो पुलिस के पास जाता है, अपना जुर्म कबूल करता है। और सजा? उसे साइबेरिया में 8 साल की कड़ी मेहनत की सजा मिलती है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? सजा मिल गई, बात खत्म? नहीं, असल कहानी तो शायद यहीं से और गहरी होती है। सोनिया उसके साथ साइबेरिया जाती है। अच्छा। हाँ, वो उसे छोड़ती नहीं है। शुरू में रास्कोल्निकोव वहाँ भी बहुत कठोर और रखड़ रहता है। उसे लगता है ये सजा बाहरी है, अंदरूनी नहीं। लेकिन धीरे धीरे सोनिया का जो अटूट प्रेम है, उसका विश्वास, उसकी देखभाल, वो रास्कोल्निकोव के पत्थर दिल को पिघलाना शुरू करते हैं। तो उसमें बदलाव आता है? हाँ, एक धीमा लेकिन गहरा बदलाव। उसमें सच्चा पश्चाताप जागता है, एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू होता है। उपन्यास यही दिखाता है कि असली मुक्ति सजा काटने से नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव, पश्चाताप और प्रेम से मिलती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों की बात करें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो वही है, अपराध बनाम नैतिकता। क्या किसी बड़े अच्छे के लिए, जैसा रास्कोल्निकोव सोचता था, किया गया अपराध जायज है? जिसका जवाब उपन्यास नहीं में देता है उसके अपराध बोध के जरिए। बिल्कुल। फिर है अलगाव और अकेलेपन का विषय। अपराध करने के बाद रास्कोल्निकोव समाज से, अपनों से, खुद से कितना कट जाता है। हाँ, वो बहुत अकेला महसूस करता है।
तीसरा अहम विषय है पीड़ा के जरिए मुक्ति। दोस्तोयेव्स्की मानते थे कि दुख और पीड़ा सहकर ही इंसान का नैतिक और आध्यात्मिक सुधार होता है। सच्ची सजा जेल की दीवारें नहीं, बल्कि अपने अंदर का अपराध बोध है। और सोनिया इसी मुक्ति की उम्मीद है। जी हाँ, और साथ ही ये उपन्यास उस वक्त के रूस की गरीबी, सामाजिक अन्याय, निराशा, इन सब का भी एक सजीव चित्र पेश करता है। इसीलिए शायद ये उपन्यास आज भी इतना महत्वपूर्ण है, एक क्लासिक माना जाता है। हाँ, इसे अक्सर पहला बड़ा मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। ये एक हत्यारे के मन की गहराइयों में उतरता है, उसके विचारों, उसके डर, उसके अपराध बोध को दिखाता है। और इसके जो विषय हैं, अपराध बोध, ज़मीर, न्याय, मुक्ति, प्रेम, विश्वास, ये तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो क्राइम एंड पनिशमेंट अपराध, सजा, पश्चाताप और मानवीय स्थिति की एक बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक खोज है। ये दिखाता है कि कैसे एक खतरनाक विचार किसी इंसान को भयानक कामों की तरफ धकेल सकता है। और साथ ही ये भी दिखाता है कि प्रेम, करुणा और विश्वास कैसे किसी को मुक्ति का सही राह का रास्ता दिखा सकते हैं। और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, हाँ, कि क्या किसी भी लक्ष्य के लिए, चाहे वो कितना ही ऊंचा क्यों ना लगे, अपनाए गए साधन हमेशा नैतिक होने चाहिए। रास्कोलिनकोव का सिद्धांत तो उसके अपराध बोध के बोझ तले दब गया, लेकिन ये सवाल कि क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा बहस चलती रहेगी।